हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ 1 रिएक्शन। और इसमें हम थोड़ा सा जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का वो थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हम बात कर रहे हैं किसकी? मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले जब हम फार्माकोलॉजी के अंदर कौन सा टॉपिक कवर करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर जब हम पढ़ते हैं, हम जनरली पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या पढ़ते हैं बताइए? आप लोगों ने ये शब्द सुना है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यही हमको फार्माकोकाइनेटिक्स में अंदर पढ़ना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद की प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम जनरली बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जनरली क्या होता है ना, जो ड्रग होती है वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। आप बोल सकते हैं कि ड्रग जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, तो फिर क्या हुआ है? इसका जनरल बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये किन की तरीक़ों से हो सकती है? बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे ऐसा किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, मान लीजिए टॉक्सिक ड्रग है, उस टॉक्सिक ड्रग के अंदर जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो वो नॉन टॉक्सिक बन गया, या फिर उसका उल्टा हो गया कि नॉन टॉक्सिक ड्रग है, मेटाबॉलिज्म का टॉक्सिक ड्रग में कन्वर्ट हो गई। कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो एक्टिव ड्रग होती हैं, वो एक्टिव ड्रग मेटाबॉलिज्म शो करने के बाद में क्या हो जाती हैं? इनएक्टिव। लेकिन अगर जब इसका उल्टा होता है ना, कि इनएक्टिव ड्रग्स जो होती हैं जब वो मेटाबॉलिज्म शो करती है, और मेटाबॉलिज्म शो करने के बाद में अगर वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो रही है, तो इस तरह की ड्रग को हम बोलते हैं प्रो ड्रग। ये आप कान खोल के मतलब इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि ये जो पॉइंट मैं स्टार लगा रहा हूँ ये आपको बहुत काम आने वाला है। जब भी कोई पूछे कि प्रो ड्रग क्या होती है, मतलब कि कोई भी इनएक्टिव फॉर्म की ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सीधी सिंपल सी बात है कि इनएक्टिव ड्रग जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब क्या होता है ना कि इसके साथ में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए क्या होता है, एनाबॉलिज्म की कंडीशन होती है, वो भी इसमें हो सकती है। एनाबॉलिज्म के बाद में आप बोल सकते हैं कि जो कैटाबॉलिज्म की कंडीशन होती है वो भी इसके अंदर हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो इसका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन मोटो है वो ये है कि ऐसी ड्रग्स जो कि इंसॉल्यूबल नेचर की होती है, इंसॉल्यूबल या फिर आप बोल दीजिए कैसी, जो लेस सॉल्यूबल है, वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के बाद में सॉल्यूबल हो जाती है और उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, और ऐसा जनरली क्यों करते हैं? ताकि हम शरीर से क्या कर सकें, जो ड्रग होती है एलिमिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए, कि ऐसी ड्रग्स जिनका एलिमिनेशन किया जा सके हाइड्रोफिलिक नेचर बना के। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई ड्रग है वो लिपोफिलिक नेचर की है, एक बार अगर वो आपके शरीर में गई तो जब तक हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर लविंग जो होगी तो वो यूरिन के थ्रू जो है वो बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, बहुत ईजिली, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना कि लिपोफिलिक जो ड्रग है, उस लिपोफिलिक ड्रग को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम एक्सक्रीट आउट करा देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन विथ एलिमिनेशन। ठीक, अब देखिए क्या होता है, आप जनरल सा एक रेफरेंस ले लीजिए कि क्या होता है इसमें। जनरली क्या होता है ना कि मान लीजिए एक ड्रग है, ठीक, ये मान लीजिए ये ड्रग है। ये ड्रग जब आपके है तो जब ये स्टेप 1 ये होती है इसके अंदर कि ये जाता है आपके फेज़ 1 में। फेज़ 1 के अंदर जब गया तो ये ड्रग जो है ना, ये ड्रग सॉल्यूबल हो जाता है, थोड़ा सा सॉल्यूबल हो जाता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर इस स्टेज पे ये ड्रग इतना सफिशिएंट है कि ये एक्सक्रीट आउट, या फिर बोल सकते हैं कि इसका एक्सक्रीशन अगर हो सकता है तो इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए फेज़ 1 के बाद भी ऐसी ड्रग्स जो बची हुई हैं जिनके अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपने करा दिया, फेज़ 1 कराती पर वो शरीर से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ढीठ है वो, तो ऐसी ड्रग्स के लिए क्या करते हैं, उनको हम पहुंचाते हैं स्टेप 2 में, जिसको बोलते हैं हम फेज़ 2। ये जो फेज़ 2 रिएक्शन है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये ड्रग थी, ये पहले ऐसी ड्रग थी,
फिर ये थोड़ा सा सॉल्यूबल हुई, इस केस में हम इसकी सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, और इसकी सॉल्युबिलिटी हम तब तक इंक्रीज़ कर देंगे, उस लिमिट तक इंक्रीज़ कर देंगे जब तक ये शरीर से एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी ना हो जाए। ठीक है, सो अब विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये तो था बेसिक्स। ठीक, अब बात करते हैं हम फेज़ 1 रिएक्शन की, कि फेज़ 1 का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं क्या होता है। उस जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट हम कवर कर देंगे। सबसे पहला जो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो ये, इसको हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उनका एडिशन होता है, या फिर वो रिप्लेस करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं। ठीक, एडिशन होता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक, तो इसलिए इसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये पॉइंट जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कल को जीपैट में अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉन एज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, और इसमें आपको फेज के ऑप्शंस दिए हो, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, तो आप पे 3rd और 4th के तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि फेज 3rd और फेज 4th है ही नहीं। ठीक, तो फेज 1 और फेज 2 है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, तो फेज 1 जो है ये फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो पोलर ग्रुप होते हैं, हमको क्या करना है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करानी है। तो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए हम जनरली ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करते हैं जो किसे नेचर के हों, पोलर नेचर के हों। जब ये पोलर नेचर के जब होंगे ना, पोलरिटी जब जनरेट होगी ना, तो फिर ये कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक नेचर के बनेंगे। और जब ये हाइड्रोफिलिक नेचर के बनेंगे ना, जब ये हाइड्रोफिलिक नेचर के बन जाएंगे, उसके बाद में आप इनको वाटर के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर लविंग हो गई है, मतलब कि आप इनको यूरिन के थ्रू आप या फिर स्वेट के थ्रू आप एक्सक्रीट आउट करा सकते हैं। मान लीजिए जैसे 99.9% अगर यूरिन के थ्रू निकलते तो हार्डली जो स्वेट्स होते हैं, स्वेट से 0.1% के अराउंड अमाउंट्स कुछ ड्रग हैं जो स्वेट्स के थ्रू जाती है, पर बहुत रेयर। ठीक, तो स्वेट्स को हम कंसीडर इतना नहीं करते, तो मोस्टली हाइड्रोफिलिक ड्रग कहाँ से निकलेगी, यूरिन के थ्रू। ठीक, अब जैसे ड्रग्स जो हैं, ये हुआ फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जो पोलर ग्रुप मैंने आपको बताइए, पोलर ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ, NH2 ग्रुप हुआ, उसके बाद में COOH ग्रुप जो हुआ। ये जो है ये क्वेश्चन भी जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीपैट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्रुप्स है ना, आप इनको बोल सकते हैं कि ये ग्रुप्स जो हैं ये हाईली हाइड्रोफिलिक जो होते हैं ग्रुप, हाईली हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप्स होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इन रिएक्शंस का मैंने बता दिया फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस इनको क्यों बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो रिएक्शंस होती हैं ना, इनको हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस या फिर एसिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके फर्स्ट फेज 1 के सिनोनिम्स है। तो फेज 1 को अभी तक हमने क्या क्या बोला, फेज 1 को हमने बोला फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होता है, और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस के साथ में इसको नॉन सिंथेटिक और एसिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसका रीजन ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम ड्रग जो है, ड्रग की सिंथेसिस जो है वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या ड्रग में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ड्रग ऑलरेडी है, हमने उसको चेंज नहीं किया। ठीक, मतलब उसको सिंथेसिस नहीं की हमने उसकी। ठीक है, इसके बाद जो फेज़ 1 रिएक्शंस होती है ना, फेज़ 1 रिएक्शंस जो होती हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन को कॉज नहीं कर पाती है। डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस ये शो नहीं कर पाती हैं, इसीलिए हम इन रिएक्शंस को नॉन टॉक्सिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब कि कितने नाम आ गए आपके पास में, पहला नाम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस, दूसरा नाम नॉन सिंथेटिक और एसिंथेटिक रिएक्शन, तीसरा नाम नॉन टॉक्सिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
फेज वन रिएक्शंस जो होती है, फेज वन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जनरली जब डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है तो कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जिनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिनमें रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है तो उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स, REDOX, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि फेज वन रिएक्शंस जो होती है ना, इनके अंदर जो साइटोक्रोम P450 पाथवे होता है वो इन्वॉल्व होता है। साइटोक्रोम P450 जो है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। साइटोक्रोम P450 काफ़ी डिटेल में, और साइटोक्रोम P450 से भी जीपैट में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जनरली क्या होती है कि इसकी जो साइकिल है ना, उस साइकिल की इंटरमीडिएट क्वेश्चंस पोर्शन कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं कि ये जो कार्बन जो बना आपका प्रोडक्ट, ये कितनी कार्बन कंटेनिंग है, आपसे पूछ लेंगे। या फिर कह देंगे कि इस रिएक्शंस के बीच में बनने वाला एंजाइम, इस प्रोसेस में एंजाइम यूज़ होने वाला कौन सा है। या फिर बोल देंगे कि एंजाइम्स के साथ साथ आप बताइए कि इस एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आपसे किसी भी प्रकार का वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फेज वन रिएक्शन के अंदर। ठीक, अब हम बात करते हैं जनरली, ये तो आपको जो बेसिक था, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया जो आप RGB पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख के आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब फेज वन के बारे में बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो, आप समझ जाओगे मैंने जो समझाया। टू कन्वर्ट नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड टू पोलर एंड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड टू अवॉइड रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब कि क्या है कि जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल, उन कंपाउंड को नॉन पोलर, देखो नॉन पोलर है, लिपिड सॉल्युबल है, मतलब लिपिड सॉल्युबल है, इसको हमें क्या बनाना है, हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर सॉल्युबल। नॉन पोलर है, हम पोलर ग्रुप्स उसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में कंपाउंड टू पोलर एंड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड टू अवॉइड रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्स। रीअब्जॉर्प्शन कब होगा, जब वो रीनल ट्यूब्स जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की जो प्रोसेस है, जब वो इस नेफ्रॉन से निकल के नहीं जा पाएगा तभी तो वो उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। जब वो रीअब्जॉर्प्शन होगा इसका, तभी तो वो, मतलब जब यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा वुमेन्स कैप्सूल्स के थ्रू, तभी उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर वो यूरिन के साथ में कॉम्पिटेबल है तो यूरिन के साथ में एक्सक्रीट होकर डक्ट ऑफ वाइटनी के थ्रू होते हुए फिर वो आपके शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्पिरिन, की एस्पिरिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। एस्पिरिन को हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है C6H4COOH ये है। ये जब फेज वन होता है ना, तो फेज वन में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है, ये COCH3 जो है, जब आप देखोगे तो आप जब इसको ब्रेक डाउन करोगे, अब देखो यहाँ पे जैसे कि C6H4 है, साथ में COOH है, यहाँ पे OCOCH3 ये है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो मतलब कि वाटर लेके आ रहे हो HOH। तो ये H जो है ना, ये H जो है, H की, चलो आप ऐसा मान लीजिए, आप ये कर लीजिए कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, HOH जब टूटा यहाँ से, HOH जब यहाँ से टूटा तो उस समय पे क्या हुआ कि H+ आयन अलग गया, OH नेगेटिव आयन अलग गया। OH नेगेटिव आयन आके इस पोर्शन से अटैच होगा और H+ आयन आके यहाँ अटैच होगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, C6H4 और ये है COOH, और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ O है, O के बाद में OH आ गया और उसके बाद में क्या हो गया, CH3COOH, मतलब कि जो एसिटिक एसिड है ये बाहर निकल गया। ठीक, ये रिएक्शन यहाँ पे हुई तो सैलिसिलिक एसिड बना। सैलिसिलिक एसिड के बाद में जब इसके ऊपर ग्लाइसिन या फिर फेज सेकंड जब रिएक्शन होगी ना, तो ये सैलिसिलिक जो एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें कन्वर्ट होगा। ये स्ट्रक्चर जो है C6H4CONH और नीचे OH, मतलब ये जो COOH ग्रुप आप देख रहे हैं ना, इस COOH ग्रुप के अंदर आपका होगा। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है कुछ नहीं, आप सिंपली बोल सकते कि मॉडिफिकेशन जो है ये एडिशन रिएक्शन आप बोल सकते हो कि एडिशन टाइप की रिएक्शन होगी, थोड़े से प्रोडक्ट बाहर एलिमिनेट हो गए। ठीक, तो ये बना जब कंपाउंड, और ये वाटर सॉल्युबल होता है तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एसिटिल जो सैलिसिलिक एसिड है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो है, अब देखिए कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो होता है डेट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू सैलिसिलिक एसिड, जो कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि मैंने आपको बताया कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये देखिए एसिटिल सैलिसिलिक एसिड आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन करके सैलिसिलिक एसिड बना। और सैलिसिलिक एसिड बनने के बाद में क्या हुआ कि ये जो है ना, विच इज़ देन कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन टू फॉर्म सैलिसैल्यूरिक एसिड। ये जो सैलिसैल्यूरिक एसिड जो देख रहे हो ना, सैलिसैल्यूरिक एसिड,
इसमें बना और ये फेज सेकंड का रिएक्शन बना और फिर बाद में ये एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। ये बाद में एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। इसके बाद में कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनको हम कंसिडर करके चलते हैं बायोकेमिकली इनर्ट एज दे हैव बीन एक्सक्रीटेड अनचेंज, दैट इज विदाउट एनी मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक पॉइंट और बता दूं आपको, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ऐसी ड्रग्स जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करती हैं, दे ड्रग्स आर क्वाइट मोर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ जीपैट। मतलब कि वो थोड़ी अनोखी ड्रग है और वो अनोखी जो चीज़ें होती हैं ना वो जीपैट के अंदर पूछता है। तो जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो पढ़ ही रहे, तो हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। लेकिन अगर ड्रग जो है वो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं कर रही है और एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो आप बोल सकते हो ना कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का ये तो एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या थोड़ी अनोखी चीज़ है, और अनोखी चीज़ वो पूछते हैं। ठीक, तो ये आपके होती हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे क्या है, जैसे बारबिचुरेट्स होते हैं, है ना, डाईइथाइल ईथर, ये इसका एग्जांपल है। ये है ना, ऑर्गन्स जो होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के, वो कौन कौन से होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में? सबसे पहले किडनी क्यों? एक्सक्रीशन होगा। मसल के बाद मसल टिश्यू जो है वहाँ इंटेस्टाइनल वॉल, एक जीआईटी की वॉल है, लंग्स, लिवर, स्किन। लीवर क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर जो है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 12th के अंदर कि जब भी कोई मेटाबॉलिज्म, या क्लास 11th में, कि जब भी किसी मेटाबॉलिज्म की बात है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर जो होती है, अगर वहाँ पे लीवर है तो लीवर के ऊपर जब आप टिक करते हो तो 99% या फिर 70 से 80% आपके क्वेश्चन के सही होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर हमारा इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसमें मोस्टली सारी रिएक्शंस होती हैं। मोस्टली बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो लीवर के अंदर होती हैं। ठीक है, इसीलिए फेज 1 रिएक्शन या फिर जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है विच आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर एंड अदर टिश्यूज। एंजाइमेटिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके एंजाइम्स, और जो लीवर है वो इनके एंजाइम्स, और उसके बाद में जो दूसरे टिश्यूज होते हैं इनके एंजाइम्स के थ्रू वो कैटलाइज कराई जाती है रिएक्शन। मतलब क्या बोल सकते हैं, कैटलाइज कराई जा रही है रिएक्शंस। जो कैटलाइज कराई जा रही है नॉन माइक्रोबियल एंजाइम्स के द्वारा, जैसे कि अगर एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है ना, इनके अंदर जो प्रेजेंट है ना, ये आपके नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स हैं और ये भी आपकी रिएक्शन को कैटलाइज करा रहे हैं। बहुत से एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या फिर जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स जो होते हैं उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज जो होते हैं, रिडक्टेज जो होते हैं, ईस्टरेज जो होते हैं, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन मेनली अकर इन एरोमेटिक रिंग, टर्मिनल पोजीशन ऑफ अल्काइल चेन और जो एन मिथाइल ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर। मतलब कि एरोमेटिक रिंग्स के अंदर जनरली प्रेजेंट है जो टर्मिनल पोजीशन ऑफ अल्काइल चेन। टर्मिनल पोजीशन का मतलब ये है कि जैसे कि ये अगर आपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जो एंड वाले पोर्शन होते हैं ये इनको बोलते हैं टर्मिनल्स। मतलब कि अल्काइल ग्रुप जो है ना वो इनके टर्मिनल्स पर ही प्रेजेंट है, सेंटर में कहीं प्रेजेंट नहीं होगा, टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होगा। ठीक, और जो एन मिथाइल ग्रुप है, जो एन मिथाइल ग्रुप से इनके अंदर ये रिएक्शंस आपकी जनरली करवाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे एल्कोहलिक ग्रुप जो होते हैं, आप क्या बोल रहे थे कि जो एन मिथाइल ग्रुप्स हैं, एन मिथाइल ग्रुप्स के साथ में जो एल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप, जैसे कि ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की, जैसे CH3OH मिथेनॉल ले लिया, ऑक्सीडेशन जब लीवर के अंदर हुआ तो ये क्या बना, ये टॉक्सिको एसिड एल्डिहाइड बना, CH3CHO, है ना। और जब ये CH3CHO आपके एसिडल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में आता है तो एसिडिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये एसिडिक एसिड कहाँ जाता है आपके ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बताइए, आपने पढ़ा होगा, कहाँ होती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ठीक है, कहाँ होती है। उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। मिथेनॉल, इथेनॉल, जो मिथेनॉल और इथेनॉल रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड बाय लीवर सेल बाय अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस टू अ टॉक्सिक इंटरमीडिएट एसिडल्डिहाइड। ये जो मिथेनॉल इथेनॉल देख रहे हो आप, ये नॉन टॉक्सिक था इतना, या फिर जो थोड़ा सा टॉक्सिक था, ठीक है ना। मिथेनॉल तो टॉक्सिक होता ही है, ठीक है ना। ये जो है ना मिथेनॉल इथेनॉल, ये रैपिडली ऑक्सीडाइज कराए जाते हैं आपके लीवर के अंदर, किसके द्वारा, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे एंजाइम्स कौन सा यूज हो रहा है, डिहाइड्रोजनेस,
ठीक। डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में ये टॉक्सिक कंपाउंड में बन रहा है, ठीक है, टॉक्सिक में बना, इंटरमीडिएट एसिटल्डिहाइड बना। उसके बाद में रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड की प्रेजेंस में ये वापस से किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ये इसको टॉक्सिक वाले कंपाउंड को एसिटिक एसिड में, और उसके बाद में ये एसिटिक एसिड साइकिल TCA साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है और फिर वो रिएक्ट करती है बाद में फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल स्टेज होती है ऑक्सीडेशन की, वहाँ पे एंटर कर जाती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि क्लोरल हाइड्रेट जो होता है, क्लोरल हाइड्रेट जो है ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट का। ये क्लोरल हाइड्रेट जो है ये आपके एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस के रिएक्शंस में जब प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन शो करता है। और उसके बाद में क्या होगा ना, ये आपके बन जाता है आपके किसमें, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड बना, और उसके बाद में ये फिर बाहर आपके इस तरह से मेटाबोलाइज हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मेटाबॉलिज्म के अंदर। बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप्स जैसे कि RCOO, एल्डिहाइड, कीटोन्स, है ना, नाइट्रो ग्रुप्स जो होते हैं, एजो ग्रुप्स जो होते हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म अगर कंपाउंड शो कर रहा है तो इस तरह के रिएक्शन जो होती है वो आपके रिडक्शन रिएक्शन शो करती है। इसके बाद में अगर बात करें हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, लिटिक मतलब जहाँ भी शब्द आए ना, लिटिक का मतलब होता है लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब उसको तोड़ना। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है ईस्टर का या फिर अमाइड लिंकेज, है ना, बहुत सी ड्रग्स के अंदर वो कैटालाइज कराई जाती है आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, जो कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन और अदर टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट बना, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स, अमाइड या फिर एल्कोहल बोलते हैं। एग्जाम्पल तो के तौर पे जैसे कि आपके जो देख रहे हैं ना आप, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो देख रहे हैं आप, ये जब ये फेज 1 की हाइड्रोलिसिस शो करता है तो सैलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे को मेरा कंटेंट थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहिए या फिर इतना सफिशिएंट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और हाँ, जाते जाते एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई पर प्लीज़ ध्यान दें जो पढ़ रहे हैं, और कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। मेरा जो टारगेट ये है, इतना सा टारगेट है कि आप सब्जेक्ट को रटना नहीं है अपने को सब्जेक्ट, अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। सब्जेक्ट जब अपने को समझ में आने लग जाते हैं ना, तो उसके बाद में बहुत मज़ा आता पढ़ने में। आप धीरे धीरे हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, हमसे पढ़ते रहिए, हम जो आपको बता रहे हैं वो करते रहिए टॉपिक कवर। आप बहुत जल्दी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट्स को इंटर कोरिलेट करना समझ जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फेज 2 रिएक्शन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइज, बाय बाय।